बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 10 मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, बाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव एवं बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवियों अथवा उनसे उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। इसका सामान्य उदाहरण है दूध से दही का उत्पादन। जैसा कि अपन जानते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब LAB दूध में वृद्धि करते हैं और उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। तुमने नाम सुना होगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का, वो इसी ग्रुप का मेंबर है, LAB ग्रुप का। ये LAB जब वृद्धि करते हैं तो वृद्धि के दौरान लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अम्ल उत्पन्न करते हैं, जो दूध की प्रोटीन जिसका नाम है कैसीन प्रोटीन, उस दुग्ध प्रोटीन को स्कंदित कर देते हैं और आंशिक रूप से पचाने का कार्य भी कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये साथ साथ में क्या करते हैं, विटामिन B की मात्रा भी बढ़ा देते हैं, जिससे दूध की पोषण संबंधी गुणवत्ता में और सुधार हो जाता है। हमारे पेट में भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। दाल चावल का बना हुआ ढीला ढाला आटा, जिसका प्रयोग अपन डोसा बनाने, इडली बनाने, इस प्रकार की चीज़ें बनाने में करते हैं, वह भी बैक्टीरिया के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। इस आटे में जो फूला हुआ वार होता है वो वास्तव में किसकी वजह से होता है? जब किण्वन की क्रिया होती है तो उस समय उस किण्वन की क्रिया में CO2 निकलती है। जब ये CO2 निकलती है तो उस आटे को फुला देती है। इस आटे को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, बेकर यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविस का प्रयोग करते हैं, जिससे अपन क्या करते हैं, आटे को फुला देते हैं। जिससे क्या होता है, बेकरी उद्योग में अपन देखते हैं आटे को फुलाने के लिए बेकर यीस्ट या सैक्रोमाइसिस सेरेविस का उपयोग करते हैं। कई पारंपरिक पेय पदार्थों की तथा कई आहारों की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसका निर्माण भी सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वन के द्वारा तैयार कराया जाता है। तुमने सुना होगा ताड़ी के बारे में या टोडी के बारे में। साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय पदार्थ है टोडी। इसे ताड़ के वृक्षों के तने से प्राप्त किया जाता है। ताड़ के वृक्षों में घाव कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है और वहाँ से एक उसमें से तरल पदार्थ निकलता है, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसका किण्वन करा के, फर्मेंटेशन करा के उससे टोडी प्राप्त की जाती है, जो कि एक कहना चाहिए नशीला पदार्थ होता है। ठीक है। सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग किण्वन में, जैसे मछलियों के या सोयाबीन के या बांस के प्ररोह से इनसे भोजन तैयार करने के लिए भी इसका किण्वन किया जाता है। पनीर या चीज़ बनाने में भी सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है। पनीर की विभिन्न प्रकार की किस्मों को बनाने में इसकी विशेष प्रकार की संरचना, इसकी विशेष प्रकार की सुगंध और स्वाद के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवियों का विशेष महत्व है। जैसे अपन देखें, एक स्विस चीज़ होता है, स्विस चीज़, इसको बनाने के लिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई नामक बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। जब ये बैक्टीरिया किण्वन करता है तो उससे CO2 निकलती है, और जब उसमें CO2 निकलती है तो इस चीज़ में बड़े बड़े छिद्र हो जाते हैं, जो कि इसकी विशेष पहचान है। कौन से चीज़ की? स्विस चीज़ की। उसके अलावा रॉक्यूफोर्ड चीज़ एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से डेवलप होता है, और इसमें इस कवक की वजह से एक विशेष प्रकार की खुशबू आ जाती है। तो ये क्या देखा अपन ने कि भोज्य पदार्थों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवी किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हाँ, अब इसके बाद अपन देखेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका। यहाँ तक कि उद्योगों में भी सूक्ष्मजीवियों का प्रयोग बहुत से उत्पादों के संश्लेषण में किया जाता है, जो कि मनुष्य के लिए काफ़ी मूल्यवान होते हैं। जैसे कई मादक पेय पदार्थ होते हैं तथा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं। इनके निर्माण में
इनका औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिए सूक्ष्मजीवियों या माइक्रोब्स का उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक पैमाने पर सूक्ष्मजीवियों को पैदा करने के लिए बड़े बर्तन की आवश्यकता होती है, जिसे फर्मेंटर या किण्वक कहते हैं, जिसे अपन चित्र में देख सकते हैं। ये बड़े बड़े से बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में क्या हैं? फर्मेंटर या किण्वक हैं, जिनके अंदर फर्मेंटेशन या किण्वन की क्रिया होती है। इस चित्र में अपन देख सकते हैं। अब किण्वन के द्वारा कौन कौन से पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उनके बारे में अपन जाने। सूक्ष्मजीवियों में विशेषकर ईस्ट का प्रयोग करके प्राचीन काल से ही क्या क्या बनाया जाता है? वाइन बनाई जाती है, बियर बनाई जाती है, विस्की बनाई जाती है, ब्रांडी बनाई जाती है, रम बनाई जाती है। इस प्रकार के कई पेय पदार्थ किण्वन या फर्मेंटेशन की क्रिया द्वारा बहुत प्राचीन काल से ही बनाए जा रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईस्ट कौन सी? सेवेफरोमाइसिस सेरिविस, जो कि सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने के किया जाता है। तो इस कौन से ईस्ट का उपयोग? सेवेफरोमाइसिस सेरिविस। सेवेफरोमाइसिस सेरिविस नाम याद रखें, सेवेफरोमाइसिस सेरिविस, जिसे सामान्यतः क्या कहते हैं? बीवर्स ईस्ट कहते हैं। इसका उपयोग किसमें किया जा रहा है? धान्यों से, फलों से एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल, एथेनॉल का मतलब एथिल अल्कोहल का उत्पादन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन देखेंगे प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक उत्पन्न करने में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है। यह अन्य रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। तो अपन को पता चला एंटीबायोटिक क्या करते हैं या प्रतिजैविक क्या करते हैं। जो अन्य दूसरे प्रकार के सूक्ष्मजीवी होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन सूक्ष्मजीवियों को ये या तो उनके प्रभाव को कम कर देते हैं या उन्हें मारकर नष्ट कर देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थों को अपन ने क्या नाम दे दिया? एंटीबायोटिक दे दिया। इनका उत्पादन भी सूक्ष्मजीवियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहले विश्व में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का उत्पादन हुआ था। तो अपन को पता चला पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था और इसकी खोज अचानक एक घटना के रूप में हुई। हुआ क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट थे, वो स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कई प्लेटों में उन्होंने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य किया, लेकिन संयोग से क्या हुआ कि उन्हें एक बिना धुली प्लेट में जिस पर कुछ मोल्ड उग रहे थे, उस प्लेट में उन्होंने देखा कि स्टेफिलोकोकस वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मर रहे हैं। तो उन्होंने क्या पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने देखा कि जो मोल्ड है वो मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस पेनिसिलियम नोटेटम नामक मोल्ड से एक रासायनिक पदार्थ स्रावित हो रहा था या रासायनिक पदार्थ का उत्पादन हो रहा था, जो कि उसके बैक्टीरिया के प्रभाव को नष्ट कर रहा था। चूंकि बैक्टीरिया के प्रभाव को नष्ट करने वाला और रासायनिक पदार्थ पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने इस पदार्थ का नाम क्या रख दिया? पेनिसिलियम या पेनिसिलिन रख दिया। इसके बाद अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे, ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, अर्नेस्ट चेन तथा हार्वर्ड फ्लोरे। इन दोनों ने क्या किया? इसके पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक प्रभाव के बारे में पुष्टि की। ये कितना शक्तिशाली और प्रभावशाली है इसकी पुष्टि की, जिसके लिए उन्हें अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे को 1945 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब जो एंटीबायोटिक प्राप्त हुआ अपन को, कौन सा? पेनिसिलिन। इस पेनिसिलिन का बड़े स्तर पर प्रयोग कब हुआ? दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के जो घायल सिपाही हो रहे थे उनका उपचार करने में इसका बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। इसके बाद अपन ने देखा कि सबसे पहले पेनिसिलिन बना, उसके बाद कई एंटीबायोटिकों का निर्माण किया गया और प्लेग है, काली खांसी है, डिप्थीरिया है, गलघोंटू या गोइटर है, लेप्रोसी या कोढ़ है, कुष्ठ रोग जिसे कहते हैं, ऐसे कई भयानक रोग हैं जिससे संसार में लाखों लोगों की मौत हो चुकी थी। इनके उपचार के लिए भी कई प्रकार के एंटीबायोटिक डेवलप किए जा चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम इन पर एक
अच्छी तरह से रोक लगा पाए हैं। और आज के समय में हम एंटीबायोटिक रहित संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैविक सक्रिय अणुओं की उत्पत्ति में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका के बारे में जानेंगे। कुछ विशेष प्रकार के रसायनों जैसे कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल तथा एंजाइम, इनके व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवियों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ अम्लीय उत्पादों को जैसे उदाहरण देखें, जैसे सिट्रिक अम्ल है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नाइगरम नामक कवक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एस्परजिलस नाइगर नामक कवक के द्वारा। इसी प्रकार से अपन देखें एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का उत्पादन एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार देखें अपन ब्यूट्रिक अम्ल का उत्पादन क्लोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिकम नामक बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल का उत्पादन लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। तो अपन को पता चला कुछ अम्ल हैं जिनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा किया जा रहा है, जैसे सिट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ब्यूट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल के बड़े पैमाने पर या औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए ईस्ट, कौन सा ईस्ट? सेवेफरोमाइसिस सेरी विसेई, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से लाइपेज का प्रयोग अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई के कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है। लाइपेज एक एंजाइम है जिसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं अपन? एक अपमार्जक, मतलब एक साबुन की तरह कह सकते हैं, और कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने में किया जाता है, क्योंकि लाइपेज एक लिपिड या तेल को पचाने वाला एंजाइम है जिसका उपयोग अपन इस रूप में कर लेते हैं। इसी प्रकार से अपन ने देखा है बोतलों में जो रस आता है और पैक रस, जैसे रियल जूस के नाम से अपन जानते हैं, इस टाइप के जो रस आते हैं ना वो, तो पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस ये क्या है? इनका प्रयोग करके बोतल वाले रस को अधिक स्वच्छ और साफ करने में इन एंजाइमों का, कौन से? पैक्टिनेज एंजाइम और प्रोटीज एंजाइम, इनका उपयोग किस में कर रहे हैं? बोतल वाले रस को अधिक स्वच्छ और साफ बनाने में कर रहे हैं। इसी प्रकार से स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला काइनेज, एज जहाँ पर जुड़ जाए वो एंजाइम होता है। समझ में आ गई बात? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है? एक एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग करके क्या करते हैं? रोगियों में रक्त वाहिकाओं के थक्का हटाने, मतलब क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग जिसे कहते हैं, थक्का स्फोटन, इसको खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिससे क्या होता है? हृदयघात के कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो रोगी गुजरते हैं उनका उपचार करने में इससे सहायता मिलती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेज के द्वारा। इसके बाद अपन देखें अन्य जैव सक्रिय अणु जैसे साइक्लोस्पोरिन ए, इसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा या इम्यूनोसप्रेसिव के रूप में किया जाता है। इसका उत्पादन भी किससे किया जा रहा है? ट्राइकोडर्मा पाइलोस्पोरम नामक बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? ट्राइकोडर्मा पाइलोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पाइलोस्पोरम नामक कवक से क्या उत्पन्न किया जा रहा है? साइक्लोस्पोरिन ए, जिसका उपयोग किस में किया जाता है? अंग प्रतिरोपण या जिन रोगियों के अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं उनमें प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अपन देखें मोनोस्कस परप्यूरस, ये क्या है? ईस्ट है। इससे स्टेटिन नामक पदार्थ उत्पन्न होता है। इसका उपयोग रक्त से कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले कारक के रूप में किया जाता है, जो क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम के संदमन की तरह कार्य करेगा। तो जिससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन बॉडी में कम से कम होगा और कोलेस्ट्रॉल के रोगियों को समस्या कम से कम आएगी। स्टेटिन का इसमें उपयोग किया जाता है। और स्टेटिन किसके द्वारा प्राप्त हो रहा है अपन को? मोनोस्कस परप्यूरस नामक ईस्ट से प्राप्त हो रहा है। तो ये सूक्ष्म जीवियों से अपन को इस प्रकार से कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब अपन देखेंगे बाह्य मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा निकलती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र होता है।
नगर के इस व्यर्थ जल को बाहित मल या सीवेज कहते हैं। अब इस सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें सूक्ष्म जीवियों की भूमिका अपन को जाननी है। तो विसर्जन से पूर्व बाहित मल का उपचार बाहित मल संयंत्र में किया जाता है। विसर्जन से पूर्व मतलब नदी या झीलों में इस बाहित मल को मिलाने से पूर्व इस बाहित मल का उपचार किया जाता है, और जिन संयंत्रों में इसका उपचार किया जाता है उन्हें कहते हैं बाहित मल संयंत्र। अब इस बाहित मल संयंत्र में इनका उपयोग उपचार करने से क्या होता है, ये बाहित मल प्रदूषण मुक्त हो जाता है और जल को प्रदूषित होने से बचा लिया जाता है। ठीक है, तो व्यर्थ जल का उपचार परपोषित सूक्ष्म जीव से किया जाता है जो बाहित मल में प्राकृतिक रूप से वास करते हैं। यह उपचार 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में या प्राथमिक उपचार में मूलभूत रूप से उपचार के इस पद में बाहित मल से बड़े छोटे कणों को निस्यंदन तथा अवसादन द्वारा भौतिक रूप से अलग कर लिया जाता है। निस्यंदन का मतलब जैसे पानी में अपन रेत मिला दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, धीरे धीरे रेत नीचे बैठ जाता है, ये निस्यंदन है। ठीक है, तो इस प्रकार से निस्यंदन तथा अवसादन के द्वारा इन जो पानी जो कुछ मिला हुआ है पानी में उसमें से छोटे छोटे और बड़े कणों को नीचे कर लिया जाता है, मतलब निस्यंद कर लिया जाता है। आरंभ में क्या करते हैं, आरंभ में तैरते हुए कूड़े करकट को अनुक्रमिक निस्यंदन द्वारा हटा दिया जाता है। उसके बाद सितबालुस्काम मतलब छोटे छोटे रेत के कण, मिट्टी के कण, उन्हें क्या कहते हैं, सितबालुस्काम कहते हैं। तो सितबालुस्काम या गिरिट मतलब मृदा तथा छोटी गुटिकाओं, पेवल छोटे छोटे पत्थर वगैरह के टुकड़े होते हैं वो, इन गिरिट को अवसादन द्वारा निष्कासित कर लिया जाता है। और सभी ठोस जो प्राथमिक आपंक या स्लज के रूप में नीचे बैठ जाते हैं वह प्लावी बहिस्राव का निर्माण करता है। इस बहिस्राव को प्राथमिक निस्यादन या सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचारक टैंक में शिफ्ट कर दिया जाता है। तो जो निस्यादन जो नीचे बैठ गया उसको सबको क्या कर लिया, सेटलिंग टैंक में, इस बहिस्राव को प्राथमिक निस्यादन या सेटलिंग टैंक से द्वितीयक उपचार टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं। अब द्वितीय यहाँ पर क्या होता है, द्वितीयक उपचार प्रारंभ हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं द्वितीयक उपचार या जीव विज्ञानी उपचार। वास्तव में सूक्ष्म जीवियों का उपयोग यहाँ पर होता है। प्राथमिक बहिस्राव को बड़े वायुवी टैंकों में से गुजारा जाता है। जो प्राथमिक बहिस्राव प्राप्त हुआ था ना उसको क्या किया, बड़े बड़े वायुवी टैंकों से गुजारा जाता है जहाँ पर लगातार यांत्रिक रूप से इनको हिलाया जाता है और वायु को इसमें पंप किया जाता है, जिससे लाभदायक वायुवीय सूक्ष्म जीवियों की प्रबल सशक्त वृद्धि ऊर्णक के रूप में होने लग जाती है। ऊर्णक का मतलब होता है कवकीय तंतुओं से जुड़े हुए जीवाणुओं के जाली जैसी संरचना, मतलब जीवाणुओं का एक झुंड जो कवकीय तंतुओं से जुड़ा हुआ है, इसको क्या नाम दे दिया, ऊर्णक। तो जब इसमें वायु दी जाती है तो इससे क्या होता है, जो लाभदायक वायुवीय या एरोबिक सूक्ष्मजीवी होते हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, इनकी वृद्धि के दौरान ये सूक्ष्मजीवी बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के प्रमुख भागों की खपत करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इन सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि हो रही है मतलब संख्या बढ़ रही है तो इनको भोजन भी चाहिए। तो भोजन चाहिए तो ये क्या करेगा, जो बहिस्राव प्राथमिक टैंक से प्राप्त किया था उस बहिस्राव में जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो अवशेष हैं किसके, मल के, उन कार्बनिक पदार्थों को ये खा जाते हैं, मतलब उनको नष्ट करते जाते हैं और बहिस्राव की बीओडी या बायोकेमिकल डिमांड को धीरे धीरे ये घटाने लगते हैं और बाहित मल को तब तक इस प्रकार से उपचारित करते रहते हैं जब तक कि उस बाहित मल की या उस स्लज की बीओडी बहुत कम ना हो जाए। और जब बीओडी बाहित मल की एक बार कम हो जाती है तब क्या होता है, बाहित मल को निस्सादन या सेटलिंग टैंक में भेजते हैं जहां जीवाणुओं के झुंड उसे अवसाद में परिवर्तित कर देते हैं। यह अवसाद सक्रियत आपंक कहलाता है। अब जो सक्रियत आपंक है उस सक्रियत आपंक के छोटे से भाग को फिर से पीछे से वायुवी टैंक में पंप करते हैं। अब क्या होगा, जब वायुवी टैंक में फिर पंप इसको भेजेंगे तो फिर क्या होगा, वहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसको फिर से खाएंगे। तो यह आपंक निवेश द्रव्य की तरह से कार्य करता है, मतलब बार बार इसको भेजते हैं जिसका निवेशन हो रहा है और एक पदार्थ की निवेश मतलब बार बार इसका उपयोग कर रहे हैं। तो इस निवेश द्रव्य की तरह कार्य कर रहा है।
जहाँ पर क्या हो रहा है, बैक्टीरिया बार बार इसको नष्ट करते जा रहे हैं। इस प्रकार इसको रिपीटेड करते रहते हैं और बैक्टीरिया इसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते जाते हैं और ये जो आपंक है वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है और आपंक का बचा कुचा मुख्य भाग बड़े टैंक में पंप कर दिया जाता है, जिसे अवायवीय आपंक संपाचित्र या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं। यहाँ पर जो जीवाणुओं की अन्य किस्में हैं वो अवायवीय रूप से वृद्धि करती हैं। मतलब अब जहाँ पर जो आया, कहाँ पे आया, अवायवीय आपंक संपाचित्र या एनारोबिक स्लज जो है, इस जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहाँ पे भेज दिया इसको पूरे को। वहाँ पर क्या है, अवायवीय बैक्टीरिया हैं। ये अवायवीय बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे वृद्धि करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हवा तो है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो वे इस आपंक में उपस्थित जीवाणुओं और कवकों का पाचन कर लेंगे और इस पाचन के दौरान जीवाणु क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण उत्पन्न करेंगे, जिसमें मीथेन, हाइड्रोजन और सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होंगी, जो कि वास्तव में बायोगैस है। ये बायोगैस का निर्माण करेंगी और ये बायोगैस कैसी है, ज्वलनशील होती है। इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अपन बाह्य मल को उपचारित कर देते हैं। इसके बाद नंबर आता है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्यतः मीथेन गैस शामिल है। इस मिश्रण में जो सूक्ष्मजीवी, अब अपन जानेंगे बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीवियों की भूमिका। बायोगैस एक प्रकार से गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस शामिल है, जो सूक्ष्मजीवियों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। कुछ बैक्टीरिया जो सेल्यूलोजी पदार्थों का अवायवीय रूप से अपघटन करते हैं या सेल्यूलोजी पदार्थों पर उगते हैं, वह क्या करेंगे, CO2 और H2O के साथ बड़ी मात्रा में मीथेन गैस भी उत्पन्न करते हैं। सामूहिक रूप से इन जीवाणुओं को मीथेनोजेन कहा जाता है। इनमें से सामान्य जीवाणु बैक्टीरियम है। ये मीथेनोबैक्टीरियम सामान्यतः अवायवीय गाढ़े कीचड़ में पाया जाता है। यह जीवाणु पशुओं के रूमेन या प्रथम आमाशय में भी पाए जाते हैं और आमाशय में पाए जाते हैं, इसलिए पशुओं के मल या डंग में इनका सामान्यतः उपस्थित होते हैं और पशुओं के मल या डंग को सामान्यतः अपन के गोबर कहते हैं। ठीक है, तो इस गोबर में इन जीवाणुओं की मात्रा बहुत ज़्यादा है और गोबर में पादपों के सेल्यूलोजी व्युत्पन्न प्रचुर मात्रा में भी होते हैं। अतः क्या होता है, इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है, जिसे सामान्यतः गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस संयंत्र में क्या होता है, एक टैंक होता है जो 10 से 15 फीट गहरा होता है, जिसमें गोबर जैसे अपशिष्ट पदार्थ और उनको रख दिया जाता है, भर दिया जाता है। जैसे अब इस करदम या स्लज में जो भर दिया है अपन ने, उस करदम के ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है और इसमें सूक्ष्मजीवी, चूंकि पहले से उपस्थित हैं ही गोबर में, वो सूक्ष्मजीवी अपनी सक्रियता करते हैं और उस टैंक में गैस बनाते हैं। तो इस टैंक में अपन देख सकते हैं, इस टैंक में यहाँ से जल और गोबर का घोल डाल दिया जाता है और ये टैंक में यहाँ से अंदर पहुँच जाता है। ये डाइजेस्टर है, इसके अंदर सूक्ष्मजीवी इस पर कार्य करते हैं। यहाँ इसमें जो ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन में पाइप फिट है और यहाँ से गैस बाहर निकल जाती है और जो स्लज है, मतलब बचा हुआ भाग है, वो इस टैंक में एकत्रित होता रहता है। जिसका उपयोग कैसे करते हैं, देखो इसमें जो ढक्कन है वो ऊपर उठता जाता है, जो अभी मैंने दिखाया था, ऊपर से ढक्कन लगा है जिसमें एक पाइप लगा हुआ है ऊपर। जो बायोगैस संयंत्र में एक उसमें से ढक्कन में से एक निकास लगा हुआ है जिसमें पाइप जुड़ा है। इस पाइप की सहायता से आसपास के घरों में बायोगैस की आपूर्ति कर दी जाती है और जो उपयोग में की गई करदम है उसको दूसरे द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है, जिसका प्रयोग उर्वरकों के रूप में किया जाता है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर समाप्त होता है।